बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे जो खसारे में चल रहे हैं जी कि उनका क्या होगा, उनका कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये इसी तरह खसारे में ही चलते रहेंगे। मैं 3-4 इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि 30 जून 2019 तक 16 अरब और 22 करोड़, मैं अगर इसमें कोई गलती हो जाए आगे पीछे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन 16 अरब और 22 करोड़ रुपए का खसारा जो है वो हुआ है 4 इदारों से, वो खसारे में जा रहे हैं। NHA 133 अरब, ये एग्जैक्ट फिगर मैं इसलिए नहीं दे रहा कि इससे ज़्यादा है। NHA का खसारा जो है वो 133 अरब रुपए है। मुराद सईद साहब इसके मिनिस्टर हैं। रेलवे का खसारा जो है जी वो 40 अरब से ज़्यादा है, शेख रशीद साहब इसके मिनिस्टर हैं। PIA का खसारा जो है जी वो 39 अरब से भी ज़्यादा है, गुलाम सरवर साहब मिनिस्टर हैं जनाब इसके। स्टील मिल का खसारा जो है वो 14 अरब से भी ज़्यादा है, रज़ाक दाऊद साहब इसके मिनिस्टर हैं। अब ये फिगर्स आप कहेंगे जी कि मैं कहाँ से उठा के ले आया। मैं फिगर्स आपको बता दूं कि गाहे बगाहे स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स में ये फिगर्स आते रहे। प्रिसाइज मैंने आपको इसलिए नहीं बताई फिगर्स क्योंकि इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट वो फिगर्स नहीं बताए। लेकिन NHA 133 अरब से ज़्यादा, रेलवे 40 अरब से ज़्यादा, PIA 39 अरब से ज़्यादा और स्टील मिल 14 अरब से ज़्यादा। अगर ये खसारे सब मिलाए जाएँ तो मेरे ख्याल में डिफेंस बजट से ज़्यादा का खसारा है जी। उसके अलावा एक GIDC टैक्स लगा जनाब। टैक्स का मतलब है जनाब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा। अच्छा, ये टैक्स इसलिए लगा जनाब कि तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन आ रही है जनाब। वो गैस पाइपलाइन कब आएगी तुर्कमानिस्तान से किसी को कुछ पता नहीं अभी तक, और लेकिन उसका टैक्स जो है फर्टिलाइज़र वाले या फर्टिलाइज़र की कंपनियों वाले ज़रूर देते हैं जी। और उसी चक्कर में आपने रिसेंटली देखा होगा कि कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया कि जनाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस दिया और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, और उसके बाद जनाब हुकूमत ने कहा कि जनाब इस सारे मुद्दे को लेके चले जाएं कोर्ट में, लेट द कोर्ट डिसाइड कि जनाब ये टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने तो एक जनाब रिलीफ दिया था। उस रिलीफ का एक्चुअल स्टोरी ये है कि उसको जो रिलीफ दिया जा रहा था उससे फ़र्क किसको पड़ना था? उससे फ़र्क पड़ना था किसान को, क्योंकि किसान को जो खाद की बोरी है वो उसमें कीमत उसकी थोड़ी सी और कम हो जानी थी, लेकिन अब नहीं होगा। किसी भी वक्त आई वुड से किसान को खाद की बोरी जो है वो तकरीबन 290 रुपये ज़्यादा की ख़रीदनी पड़ेगी, तकरीबन 290 रुपये। किसी वक्त भी ये कीमत बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? इसलिए कि जनाब वो केस जो है, जो सब्सिडी दी थी हुकूमत ने, वो सारी जनाब चली गई है अदालत में, और GIDC जो जिसके तहत एक यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फर्टिलाइज़र कंपनीज़, वो लिम्बो में चली गई है। वो जनाब अब नहीं हो पाएगी, और जो रिलीफ मिलना था किसान को या फर्टिलाइज़र यूनिट्स को, फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ को, वो नहीं मिलेगा। और फर्टिलाइज़र की कंपनियां जो है मजबूर हो गई हैं कि जनाब 290 रुपये के इर्द गिर्द वो खाद की बोरी में इजाफा करें। अगर नहीं करेंगे तो उनके जनाब प्लांट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। टूरिज़म पे भी मैं आज बात करना चाहूँगा कि टूरिज़म की डेफिनीशन मेरे ख्याल में जो हुक्मरान है शायद उनको नहीं पता, और अगर मैं टूरिज़म की एग्जैक्ट डेफिनीशन बताना शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद मेरे पे फतवा लग जाए। सो इसलिए मैं एग्जैक्ट यहाँ पे डेफिनीशन नहीं बताऊँगा टूरिज़म की, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो छापे पड़ रहे हैं होटलों पे, वो डालने बंद कर दे, वो मारने बंद कर दे, क्योंकि टूरिज़म की डेफिनीशन एक मुख्तलिफ है, और ये जो आप सिग्नल कन्वे कर रहे हैं ऑल ओवर, वो एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है। इससे टूरिज़म प्रमोट नहीं होगा, टूरिज़म के यहाँ पे गड़बड़ी होगी। मेरे साथ मौजूद है जनाब शेख वकास अकरम साहब, और मैं चाहता हूँ कि खुल के बात करते हैं आजकल, क्योंकि किसी पार्टी से इनका ताल्लुक़ नहीं है, और आज मैं चाहूँगा कि इन सारे टॉपिक्स पे शेख साहब बात करें और कोई इनको रोकने वाला ना हो। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। खसारे से शुरू कर लें। खसारे से शुरू करेंगे। खसारे से ये अब मैंने सिर्फ 4 यहाँ पे डिपार्टमेंट सामने रखे, NHA, रेलवे, PIA, स्टील मिल। इस सब का खसारा अगर मिला दिया जाए तो ये तकरीबन जो बजट बनता है ना जी,
और इसके अलावा भी 3-4 और डिपार्टमेंट्स अगर साथ मिला दिए जाए तो वो डिफेंस का जो बजट है उसके करीब करीब बन जाता है हमारा। सो ये खसारे पे अगर डिपार्टमेंट चल रहे हैं और इनको हैंडल करने के लिए कोई मेरे ख्याल में कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है सामने। मेरे ख्याल में थोड़े अरसे बाद एक स्ट्रेटजी आ जाएगी जी इन्हें प्राइवेटाइज कर दो। इससे ज़्यादा और कोई स्ट्रेटजी है हुकूमत के पास या नहीं है, या आपके ख्याल में इनको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए ना साहब, इंडिपेंडेंट तजिया देने का ये मतलब नहीं है कि नेसेसरीली मैंने हर दफ़ा हुकूमत के को ख़िलाफ़ ही बात करनी है। मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा है, तहरीक इंसाफ का नहीं, क्योंकि उनका तो कोई तकाजा ही नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि हम हिस्टोरिकली देखें कि ये जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, आ गया ना कि आपने अभी कहा जनाब कि हमेशा हुकूमत की तनकीद नहीं करनी चाहिए और साथ ही आप उधर पे रिवर्स मार नहीं, वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मैं थोड़ा सा फ़र्क समझता हूँ। वो कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, मगर जैसे आपने आखिर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, टूरिज़म एंड टूरिस्ट, मगर हुकूमत में बहुत से टूरिस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, जो तफरीही मुकाम पे तफरी करने आए हैं, और जब वो पिकनिक ख़त्म हो जाएगी तो हर कोई घर चला जाएगा। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू दीज 4 डिपार्टमेंट्स। हिस्टोरिकली क्या होता रहा है पिछले 10-15 साल? मेरे हुकूमती भाई जो है वो तो 70 साल और 60 साल और 65 साल, वो जिसके ज़हन में उस वक्त जो सोया उठ के आता है, जो उसके ज़हन में गुफ्तगू होती है, वो साल और फिगर उसी तरीके से तब्दील कर देते हैं। लेट्स गो बैक 15-20 साल से शुरू करते हैं। इतना पीछे 60-70 का तो कौन जिम्मेदार था और कौन नहीं, ये तो ऐसी बहस है जिसमें बहुत से नाम आएंगे और फिर शायद तहरीक इंसाफ वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि हिस्टोरिकली पिछले चंद सालों से, पिछली 1-2 दहाइयों से ये 4 डिपार्टमेंट जो है वो खसारे में ही रहे हैं, और इन्हीं खसारों को हर हुकूमत मिनिमाइज़ करने का एजेंडा लेके आती रही है। खसारा ख़त्म करने के जो मंशूर हैं उसके साथ डीजीज़, चेयरमैन्स, प्रेसिडेंट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स वो आते रहे हैं। कभी मुल्क से बाहर से लोग बुलाए जाते रहे, कभी मुल्क के अंदर कोई सूडो इंटेलेक्चुअल उठा के इन इदारों का चेयरमैन बना दिया जाता रहा। जिसको बस या रिक्शे की इकोनॉमी का नहीं पता, उसको हवाई जहाज जो है उसको चलाने पे लगा दिया। जो खुद कभी ट्रेन में नहीं बैठा उसको चेयरमैन रेलवेज लगा दिया। वजीर अपनी तरफ से बड़े आइंस्टाइन लेके आए। मगर पिछली 2-3 हुकूमतें भी कुछ खातिर खा इन खसारों में कमी ना ला सकी, बल्कि शूमी किस्मत पाकिस्तान के लिए कि ये खसारे दिन ब दिन बढ़ते गए। पिछले दौर में किसी हद तक एक रेलवे की मिनिस्ट्री के हवाले से मैं कह सकता हूँ, किसी हद तक, मैं आई वुड नॉट से कि जी, किसी हद तक जो पिछला दौर गुजरा उसमें रेलवे की सर्विस बेहतर की गई और उसमें खसारे को कम करने की कोशिश। रेलवे सफ़र करोगे शेख साहब अगर करना पवे तो? वाई नॉट, मैं करता रहा जी। अच्छा, मैं करता रहा। आई वॉज, मुझे याद है कि मैं झंग से पिंडी तक का सफ़र, क्योंकि जो है वो हम एबटाबाद जाया करते थे, तो बिल्कुल इट वाज बड़ी आला किस्म की सर्विस थी और मैंने सफ़र किया है। कौन से एयर की बात करें? ये बड़ी पुरानी बात है। अच्छा, तो फिर उस तो बाद कभी कितना सफ़र रेल? नहीं, उसके बाद जो है वो एक तो रेलवे इस काबिल नहीं रह गई, दूसरा बहुत सी सर्विसेज रेलवे की बंद कर दी गई और जुल्म किया पिछली हुकूमतों ने, खुसूसन मेरे इलाके के साथ, कि वहाँ भी जो है वो ट्रेन सर्विस बंद की गई, और जो कि मैं ये समझता हूँ कि वो इलाके वालों के साथ जुल्म था। ट्रेन सर्विस बंद कर दी? आई डोंट नो। जब मैं पहली दफ़ा MNA बना सन झंग, आई एम टॉकिंग झंग, क्योंकि झंग वाली से ट्रेन नहीं चलती। नहीं, ट्रेनें चलती हैं, मगर वो जो एक मेन ट्रेन झंग से पिंडी आया जाया करती थी, वो सिर्फ झंग को तो टच नहीं करती ना, कई ज़िलों को टच किया करती थी। अच्छा। तो वो सिर्फ इसलिए बंद की गई कि मेरे MNA बनने से पहले, अच्छा, हमारे कुछ सियासी मुखालिफिन समझते हैं शायद मैंने बंद करवा दी। मेरे MNA बनने से पहले वो ट्रेन बंद की गई, और जब मैं MNA बना और मैंने ये सवाल किया कि ट्रेन क्यों बंद की गई, तो मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब मिला कि बिज़नेस के हवाले से वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। अच्छा, तो हमें क्योंकि बिज़नेस नहीं मिलता, हमारे पास पैसे नहीं है, आगे रेलवे खसारे में चल रही है, इसलिए हम इसको नहीं चला सकते। उसके बाद हमने बड़ी कोशिशें की, बहुत से लोगों ने की, क्योंकि मैं अकेला, मेरा ज़िला नहीं था, बहुत से और ज़िले भी थे, उन तमाम के MNAs ने भी ये कोशिश की कि किसी तरीके से वो ट्रेनें बहाल हों। सो वो खसारे की बात है, ये बिज़नेस की वायबिलिटी है।
जब पिछली हुकूमत आई तो उनके वजीर ने कोशिश की कि ट्रेनें चलाएं, थोड़े किराए के साथ चलाएं, थोड़े किराए से उनको मुसाफिर ज़्यादा मिले, कोई थोड़ा सा खसारा कम हुआ, मगर अल्टीमेटली खसारा फिर वहीं पे जाके बैठ गया। कहने का ये मकसद है कि पिछले कई अदवार से ये डिपार्टमेंट खसारे के अंदर है। हमारे ये जो नए पाकिस्तान वाले भाई हैं, इनको वोट इसलिए दिए गए क्योंकि ये अपने जलसों के अंदर बहुत बड़े बड़े वो प्रेजेंटेशन देते थे, उसके ऊपर जलसों के अंदर ये वीडियोस दिखाया करते थे कि इसमें इतना खसारा, इसमें इतना खसारा, इतने इसमें खसारा। देन दे यूज्ड टू गिव अ प्लान कि हमारे पास इस खसारे को कम करने और ख़त्म करने का एक मंसूबा है, अगर आप हमें वोट दे देंगे तो हम ये खसारे ख़त्म कर देंगे। मगर जुल्म पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि जिस वक्त ये आ गए तो ये सारा भांडा फूट गया कि एक तो इनके पास टीम नहीं है, टीम के पास तजर्बा नहीं है, जिन एक्सपर्ट्स को ये ला के काम करवाना चाहते थे वो इनके एटीट्यूड से और इनके अनप्रोफेशनलिज्म से तंग हो के कुछ पाकिस्तान आए नहीं, जो पाकिस्तान आ गए वो बेचारे बाद में फेसबुक पे अपनी वीडियोस बना बना के इनको भी कोसते रहे और अपने आप को भी कोसते रहे और मुझसे वापस बाहर चले गए। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर रादर के कोई खसारा कम होता, चलें खसारा कम करना बहुत बड़ी बात थी, एक क्लियर डायरेक्शन नज़र आती कि ये पॉलिसी है, ये स्ट्रैटेजी है, हम इससे इसको कम करेंगे, हमें कुछ नज़र नहीं आया बल्कि खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आगे भी मुस्तकबिल करीब में भी ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई पॉलिसी है, और ये खसारा हमें और ज़्यादा बदतर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखें सर, मेरे पास तो एक सिंपल सोल्यूशन है राना साहब, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अच्छा, सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि जी फिर आप कहेंगे प्राइवेटाइज। इस मुल्क में प्राइवेटाइज होने कब दिया किसी चीज़ को? जिस वक्त पिछले से पिछले दौर में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कोशिश की कि PIA को प्राइवेटाइज करें, तो PIA के हज़ारों मुलाजमीन जो सियासी भर्तियां थी उन्होंने एयरपोर्ट जाम कर दिए थे, याद है आप? हाँ, ठीक। कराची एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? सही है। मतलब दुनिया की लुफ्थांसा जो एक दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइन है, उसके पास मेरे ख्याल में 150 प्लस का फ्लीट है, उसको चलाने के लिए 8 से 10 हज़ार आदमी है। हमारे 40-50 जहाज भी शायद ऑपरेटिव नहीं है और उनको चलाने के लिए 20-30 हज़ार के करीब आदमी है। कोई अक्ल काम करती है दुनिया की? चलिए वो तो हो गया, आगे क्या करें? सो मैंने आपको बताया ना, उसके बाद रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात की, वो एक बिजनेस ट्रेन चलाई गई उसमें, और वो बड़ी अच्छी, उस बंदे ने उसको रेनोवेट किया, उसने कोशिश की, क्योंकि बंदे रेलवे के सफ़र से बहुत दूर जा चुके थे, तो कंज्यूमर हैबिट्स जब चेंज हो जाती हैं तो उसको ठीक करने में वक्त लगता है। सो सरकार को, उस बिजनेस कम्युनिटी को जो रेलवे का खसारा और रेलवे की सर्विस अपने सर लेने को तैयार थे प्राइवेट बिजनेसेस और प्राइवेट लोग, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। वो 1-2 दफ़ा उसकी बेचारे की कहीं किस्त लेट हुई, इन्होंने जनाब ट्रेन बंद कर दी। जब आप चलती ट्रेन बंद करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है वो आपको ही पता। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम रूट्स जो हैं इसको भी प्राइवेटाइज करें, आपका कोई काम नहीं है। शेख रशीद बैठा है या कोई सरवर खान बैठा है, ये कितों के कारोबारी ने। मैंने पिछले से पिछली दौरे हुकूमत में एक आदमी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी का चेयरमैन बनने के लिए बिड देते हुए देखा है कि मेरे तो इतने पैसे ले लो तो मैंने चेयरमैन NHA ला छड़ू। NHA रेलवे PIA नहीं, NHA तो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती ना। NHA पे आ जाना, मैं स्टील मिल पे आता हूँ। NHA इसलिए प्राइवेटाइज नहीं हो सकती कि NHA कोई वो पैसे नहीं लेता आपके मेरे पैसे लेके, वो NHA गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होती है। NHA के अंदर आप सरकार पैसे देती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, वो मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं। MNAs MPs को, जो खान साहब ने कहा था मैं फंड नहीं दूंगा, मगर बाद में अपनी बात से मुकर गया और हर MNA MPA को 15-15 करोड़ रुपए दे दिए। वो सारे, अगर कोई सड़कें बनवाना चाहता है तो बड़ी सड़क है तो वो हाईवे को दे सकता है, अगर वो अपने लोकल एजेंसियों से नहीं करवाना चाहता। अब NHA में जो करप्शन होती है, वो जो NHA के मुलाजमीन है वो ठेकेदारों के साथ मिलकर करते हैं। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बिलियंस में काम करते हैं, मुल्क के अंदर भी, मुल्क में बाहर भी। बाकायदा तौर पे चेयरमैन NHA उनकी मर्जी से लगता था। अब मुझे नहीं पता लगा है या नहीं लगा है, इस वक्त चेयरमैन कौन है आई डोंट नो। मैंने पिछले से पिछली दौरे हुकूमत में एक आदमी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी का चेयरमैन बनने के लिए बिड देते हुए देखा है कि मेरे तो इतने पैसे ले लो।
वो पिछली हुकूमत को, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें, इतने पैसे ले लो तो मैंने चेयरमैन नीचे ला छोड़ू। ठीक है, अगलों को कहीं और से ज्यादा अच्छे पैसे मिले, उन्होंने उसको लगा दिया, उन्होंने उसको कोई नहीं लगाया। सो NHA के साथ यही होता रहा। लोग अपनी मर्जी के पैकेजेस NHA से लेके फलाने जिले में जहाँ का वजीर आजम होगा या जहाँ का सदर होगा, अरबों रुपए का फंड वहां पे लगा दो, फंड लगा कितना कितना नहीं लगा। अब ये NHA तो सारे का सारा नैब केस है। इसमें तो SDO से लेके XCM से लेके DG से लेके चाहे कोई डेपुटेशन के ऊपर बाहर के इदारों से है, अंदर से, ये तो टोटल करप्शन है। और ये करप्शन राणा साहब, ये जो खसारा सुने, ये जो खसारा है, ये खसारा तो आप साल में खत्म कर सकते हैं। कैसे? आप पकड़ लें सारे ठेकेदारों को, आप थर्ड पार्टीज लेके आए, आप थर्ड पार्टीज लेके आए, ऑडिट्स करवाएं, मौकों पे जाएं, साइट चेक करें, उनकी क्वालिटी चेक करें, कितना काम हुआ है, उसके अगेंस्ट कितना बिल गया है। फिर ये एक ड्रामेबाजी करते हैं, 10 करोड़ का काम ले लिया और वो 10 करोड़ का काम 10 साल मुकाया ही नहीं, हर साल वो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की एक्सटेंशन करा ली। 50 करोड़ का काम ले लिया, वो 5 साल खत्म ही नहीं किया, और जी हर साल एक्सटेंशन दे दो जी, इन्हें इंक्रीज कर दो जी, वो एक्सचेंज भी मिले आए थे, चेयरमैन भी मिले आए थे, DG भी मिले आए, वो सो ये तो इनको तो आप मतलब पंजाबी में कहते हैं, इनको तो आप लतरों से सीधा कर सकते हैं। NHA वालों को सकता है जी। और रेलवे आप प्राइवेटाइज कर दे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, नो अदर वे, PIA बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दो। स्टील मिल आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, मुझे मेरी अपनी वो तकरीर याद है, क्योंकि वायद मैं आदमी थी जिन्हें वो तकरीर की थी। जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल की हो गई और वो कंपनी जिसने ये 22 बिलियन प्लस के अंदर इसको ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर उस बिड को वो खत्म कर दिया गया। एक्ट ऑफ मेरे जेहन से निकल गया क्या जुमला, नो हो गई मैच्योर, और चीफ ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, ये कहते हुए कि जी इसमें कोई गड़बड़ है। जब वो फैसला हुआ तो अगले दिन मैं कौमी असम्बली में खड़ा हुआ था, और मेरा वो ये था कि जनाब ये वो सफ़ेद हाथी हमारे गले पड़ गया है कि हमने तो इसकी बिड करवा के दे दिया ना जनरल मुशर्रफ के दौर में। अगर हमें ये किसी को अल्लाह वास्ते भी देना पड़े कि वो इसको चला सके, और चला के उसके बाद मुनाफा कमा के हमें भी दे दें, खुद भी रख लें, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी तनख्वाहें भी दी जा सकें, और मुल्क को और इकॉनमी को और पाकिस्तान के बाकी कारोबार जो डिपेंडेंट हैं स्टील मिल के ऊपर उनका काम हो सके। उस वक्त तो ये सोच थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नहीं ये करने दिया। मैं आज भी यही समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर कोई आदमी, सरकार इस काबिल नहीं है कि वो एक मिल चला सके, और वो न चला सकी है। माजी के अंदर बहुत बड़े बड़े आइंस्टाइन आए, फेल होगा, अरबों रुपए और लंबे खाते, ये पता है किधर चली जानी है। ये लंबे खाते सजेशन दे रहे हैं ना, ठीक है, आपकी सजेशन में किधर चली जानी है, कोई चाइनीज ले जाएंगे, कौन ले जाएंगे, चाइनीज ले जाएंगे, चाइनीज नहीं ले जाएंगे, PTI दी हुकूमत दी 2 बड़े इतने शेर बैठे ने, वो ले जाएंगे। यार अगर वो बिड में ले जाते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है? अच्छा चले राणा साहब, अगर वो बिड में लेके जा रहे हैं, ओपन बिड है, तो किसी को क्या तकलीफ है? उसने चलाना है। मैं तो बड़ा देखें जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है राणा साहब। मैं आपको बार बार कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, दैट्स इट। ओके, जहां पे हुकूमत कारोबार की कोशिश करेगी, सियासतदान बदनाम होगा और ब्यूरोक्रेट पैसा खाएगा। शेख साहब, आपके ख्याल में मेरिट को फॉलो किया जा रहा है? मेरिट पे काम हो रहे हैं, खास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ मिनिस्ट्री में? अब देखें, मेरिट फॉलो, मेरिट दिए दजियां भी खेल छड़ियां ने, दजियां भी ना एक आम जिहा लफ्ज हो गया। मेरिट तो इन्होंने लीरो लीर कर छड़िया है। शेख साहब, आपके ख्याल में मेरिट को फॉलो किया जा रहा है? मेरिट पे काम हो रहे हैं, खास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ मिनिस्ट्री में? देखें राज साहब, जैसे अभी ये 4 डिपार्टमेंट्स का जिक्र हुआ, मेरिट की सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को लगा के कायम कर दी, वो एक मिसाल तो होगी। अच्छा, अब अगर जैसे आपने भी पूछा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से, हेल्थ मिनिस्ट्री में सबसे पहले तो बाज़गश ये थी कि इनका मिनिस्टर खुद करप्शन में इन्वॉल्व था, बाज़गश ये थी, अल्लाह बेहतर जानता ठीक था या गलत था, तो फिर उसको इमरान खान ने वहाँ से हटा दिया। मगर शायद ये बात सिर्फ मिनिस्टर तक ख़त्म नहीं होती थी। अब एक कैरेक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर असद हफीज़, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक DG हेल्थ भी है, वो DG हेल्थ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो रिसर्च सेंटर है उसको भी वो क्या उसको बोलते हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी, एकेडमी भी है, एक्टिंग चार्ज VC का भी है इनके पास, हेल्थ सर्विसेज का जो यूनी है यूनिवर्सिटी,
उसका भी प्रैक्टिकली कहते हैं कि जो पीएमडीसी के अंदर जो मामलात होते हैं उसके पीछे कहते हैं कि यही साहब जो है वो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये था, ये एक शख्स जिस पे एंटी नारकोटिक फोर्स ने एफआईआर काटी, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 90,000 किलो के करीब जो है जो एफिड्रीन थी उसके वो सहूलतकार भी थे, बाकी मामलात भी, वो एनएफ की पूरी एक वो केस है। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट कराते हैं, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी ख़त्म करवा देते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके शुरू कराने के पीछे क्या था और उसको बंद कराने के पीछे क्या था, मगर एक आदमी चाहे वो कितना ही साफ़ सुथरा हो, अगर उसके ऊपर एएनएफ की एफआईआर कटी हुई है तो फिर वो 4 इदारों का हेड कैसे हो सकता है या 4 इदारों में एक्टिवली इन्वॉल्व कैसे हो सकता है, फिर हुकूमत उसको ये फैसिलिटेशन कैसे दे सकती है, फिर उसका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में अगर नाम था तो निकला क्यों और फिर वापस उसके अंदर क्यों आया। तो ये वज़ीर से लेके डॉक्टर असद हफीज़ तक मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं और खान साहब से तो आपके ख्याल में मेरिट जो है वो फॉलो नहीं हो रहा? मेरिट दिए दजियां भी खेर छड़ियां ने, दजियां भी ना एक आम जिहा लफ्ज़ हो गया, मेरिट तो इन्होंने लीरो लीर कर छड़िया जे। एक हल और दे दियो जेड़े इत्थे कंपनीज ने जेड़ी हर सूबे डिफरेंट किस्म दी कंपनीज ने जेड़ी बिजली मुहैया कर दिया ने, ठीक है, उन्होंने भी बड़े बड़े खसारे ने, फेस्को और लेस्को, मैं उसकी डिटेल में नहीं गया, ठीक है, उनके फिगर्स में मैं नहीं गया, उनमें सब में भी यहाँ पे बहुत बड़े खसारे हैं, उनका क्या करें? मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब मैं लकीली मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, हम फेस्को के अंडर फॉल करते हैं। फेस्को पाकिस्तान की तमाम कंपनी जो बनाई जिसको हम डिस्कोस कहते हैं, दीज आर डिस्कोस, ठीक है, इन डिस्कोस में से फेस्को सबसे ज्यादा कमाने वाला, सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कंपनी है। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु पे बिल्स बैक टू फेस्को इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान इन फेस्को। अच्छा, ओके, ठीक है। अब हमने ये सुना कि जनाब आप फेस्को को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि अल्लाह के बंदो, पूरी डिस्को जितनी पाकिस्तान में आइस्को लेस्को जो भी है, उसमें से जो जहां चोरी चकारी या तो चलता नहीं है वो बेच दे नहीं हो, और जो सबसे ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है आप उन बेचारों को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हो। तो उन्होंने हमें आगे से जवाब दिया, देखें जी, डेड कारोबार तो कोई नहीं खरीदता, लोग तो चलता हुआ कारोबार खरीदते हैं, ये तो बाकी डेड है, चोरी चकारी, ये कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा। मैं ये समझता हूं राणा साहब कि इसका हल ये है इन सब को मुनाफा बख्श करने का। एक तो जो सरकार, जब वजीर साहब आ जाते हैं ना हमारे वॉट एंड पार के, वो जो बोर्ड्स बनाते हैं और उन बोर्ड्स के अंदर वो कभी किसी काउंसलर को बिठा देते हैं फेस्को के बोर्ड के अंदर, कभी किसी स्कूल टीचर को बिठा देते हैं, कभी अपने मासी के पुत्र को बिठा देते हैं, फिर कोई बोर्ड का चेयरमैन ऐसा लगा देते हैं जो कि राणा साहब का चाचे का पुत्र है, तेनू बिठा दो। एक तो बोर्ड जो है वो मेरिट के ऊपर बनने चाहिए। नंबर 2, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, जहां बिल नहीं मिलता वहां बिजली नहीं दे, ठीक है, जहां लोग बिल देते हैं उन्होंने दो, जहां नहीं देते उनकी बिजली बंद करें। मत ब्लैक में लोगों के हाथों, तुसी चोरी कर दे हो, चोरी चकारी कर दे हो, तुसी बिल देंदे नहीं हो तो बिजली एक्सपेक्ट करते हो, ताकि जो बेचारे बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं फेस्को जैसे इदारे, उनको भी आप जलील करते हैं, फिर उनकी भी बिजली बंद करें। और दूसरी बात, एक और बड़े खाबे हैं यहाँ पे, ये जो इनके टेंडर्स होते हैं, इनको हल क्या है? हल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, इंटरनल मैकेनिज्म है। देखें, अच्छे आदमी लगाएं, बोर्ड जिनके आप अच्छे बनाएं। सेकेंडली, मैंने आपको बता दिया है, मुनाफा इनका तभी हो सकता है कि अगर लोग बिल अदा ना करें तो उसी बिजली ना दो उस डिस्को में। चलो आगे चलो जी, तुसी मैंने दसो कि तुर्कमानिस्तान तो गैस की पाइपलाइन आई कोई नहीं, ठीक है, ये जन साहब के दौर में हुआ था। ये जब अमानुल्लाह खान जदून साहब थे पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो ये तुर्कमानिस्तान वाली लाइन के जो मुआहदा था ये उस वक्त हुआ था। अच्छा, वहां से गैस तो पाइपलाइन आई नहीं आज तक। मसला ये कि देखो, तुर्कमानिस्तान से तो गैस की पाइपलाइन नहीं आई, जो भी रीजन है, अफगानिस्तान में अमन नहीं है, जो भी नहीं है, लेकिन हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। ये सवाल है कि टैक्स के ऊपर टैक्स देती जा रही है, फर्टिलाइजर यूनिट्स जो है, प्लांट्स जो है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं उन पे। जहां पिछले 15 साल से मस्जिदों वाले टीवी का लाइसेंस का बिल दे रहे अपने बिजली के बिल में, कितनी मस्जिदों में टीवी लगे ने। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं
केस का हल ये था, जो आपने बात अपने इंट्रो में भी बताई, जिसकी आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, कि भाई आप इसको प्रॉपर्ली हैंडल कर लेते। आखिर आपने क्या करना, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ सर, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप तो गवर्नमेंट में रहे। अरे तो इसलिए आपको बता रहा, इसलिए तो आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नहीं हुआ वो। अगर मैं हुकूमत में होता, नहीं हुआ ना, आप क्या हुकूमत में होता तो मैं सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो उसके अंदर लेके आता। भाई हुकूमत ने किया ना, नहीं किया ना, रज़ाक दाऊद ने किया, उससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने किया, और की हुकूमत यही होती है ना। डर गई थोड़े तुम हुकूमत, तो मुझे तो लगता है जो मीडिया से डर गई, मीडिया से गलत, यहाँ पे मीडिया से डर गई, या वो जमात इस्लामी का वो जो है, क्या नाम है मौलाना साहब का, वो जिसने कहा कि क्या ये तुम्हारे बाप का पैसा है, क्या नाम है उनका, सिराजुल हक साहब ने, फिर वो सिराजुल हक से डर गए या मीडिया से डर गई? मुझे नहीं पता किससे। इफ इट वाज राइट, तो व्हाई डिडंट ही कीप स्टैंडिंग विद व्हाट ही हैड, द डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैड टेकन? खलोते रहने देना, तगड़े हो जाने देना। सो द सॉल्यूशन इज गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। आप मेरी बात सुने ना, सॉल्यूशन ये है गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। मेरी बात सुन लें, अगर हुकूमत समझती है कि ये ठीक था और इससे किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए था, तो फिर सारी दुनिया जहन्नुम में जाती है, हुकूमत इसके साथ खड़ी रहती है। और भाई एक उस्मान बुज़दार को वजीर आला रखने के फैसले को आप हर 4 महीने बाद कहते हैं कि ये ठीक था और उस्मान बुज़दार वजीर आला रहेगा, ठीक है। तो एक इसका हल आपने ये बताया कि गवर्नमेंट शुड हैव टेकन अ स्टैंड इफ दे थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू। चलो, टूरिज्म में मौलवी इत्थे कामयाब नहीं होने देंगे, मौलवियां दे होंदे टूरिज्म इत्थे कामयाब नहीं हो सकता। क्या एयरपोर्ट पे अगर वैसे मौलवियां ने मौजां करनी है तो लोग सारा कर लेंगे जी। क्या आपने एयरपोर्ट पे किसी को सिम दे दी तो टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या आपने जिस तरीके से अभी ये छापे होटलों में मार रहे हैं आप शराबों पे, इस तरह जो सिग्नल जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे टूरिज्म प्रमोट हो जाएगा? और छापे दे इस वास्ते मार रहे हैं ना, डाकू सारे फड़े गए ने, चोर सारे फड़ लेने, दहशतगर्द फड़े गए ने, थाने लोगों को रिस्पैक्ट मिल रही है, थाने बंदे कोट फाट नाल मर नहीं रहे, इस वास्ते ना छापे मारने शुरू कर देते हैं ना। मैं तो ज़ाती तौर पे वाज़े तौर पे आपको बता दूं, बाहैसियत मुसलमान, मैं शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले, मैं तो समझता हूँ कि ये इस्लामी रूह से जो है, अक़लियतों की तो रिलीफ आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अक़लियतों के ऊपर तो इजाज़त है, अक़लियतों को तो इस मुल्क में किसी ने नहीं रोका सर। फिर अक़लियतों को तो आप हर शहर में चले जाएं, उनके पास लाइसेंसेस हुकूमत ने दिए हुए हैं, और अक़लियतों पे किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। वो किसी मौलवी को भी तकलीफ है तो उसको उस वक्त सोचना चाहिए, जैसे चुप करके देने थे, फिर मतलब सारों को सोचना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अक़लियतों को इजाज़त है कानून में, और कानून को उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए उस पर। बाकी मुसलमान के लिए पीना और बेचना दोनों हराम है, दोनों गलत है, दोनों से परहेज करनी चाहिए। शेख साहब इजाज़त ही मांगनी पेगी ताड़े को लोन, बड़ी मर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।